हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विषय में राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। और आज आपको मैं आपके पेपर भारत का इतिहास 1000 से 1707 ईस्वी के प्रथम अध्याय के बारे में बतलाऊँगी। पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने आपको सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बतलाया था। आज हम मुग़ल काल के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में विवेचना करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगी तुझके ए बाबरी या बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। कुछ समय पश्चात शेख जैन वफ़ाई ख्वाफी ने इसके भारत से संबंधित अंश का अनुवाद फारसी में कर दिया था। बाद में हम देखते हैं अब्दुल रहीम खान खाना ने संपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किया। अंग्रेजी में इसके 2 अनुवाद हुए, जिसमें 1905 में मिसेज बेब्रिज द्वारा किया गया अनुवाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाबर के जीवन के 48 वर्षों में से 18 वर्षों का इतिहास ही हमें बाबरनामा में मिलता है। बीच बीच की घटनाओं के नहीं मिलने का कारण ये हो सकता है कि बाबर ने उन घटनाओं को महत्व नहीं दिया हो या वो किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो। बाबर ने घटनाओं का वर्णन अत्यंत विस्तार के साथ किया है और ये विवरण डायरी जैसा है। सबसे पहले उसने राजनीतिक व्यवस्था का विवरण दिया है, जिसमें दिल्ली में लोधी वंश का राज, मालवा, गुजरात, बंगाल और दक्षिण के बहमनी राज्य के बारे में उसने विवरण दिया है। उसने उनकी सैन्य व्यवस्था के बारे में लिखा है, उनके अभियान और युद्धों का विवरण भी किया है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा और स्वयं की सेनाओं की स्थिति, अपने जोशीले भाषण और दोनों पक्षों के युद्ध के तरीकों पर भी उसने प्रकाश डाला है। उसने भारत की प्रकृति का विवरण दिया है। वह लिखता है कि भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं, पहाड़ी झरने हैं, वर्षा ऋतु में कहीं कहीं पर अधिक बारिश भी होती है, वर्षा के कारण हवा स्वास्थ्यवर्धक होती है, ग्रीष्म ऋतु में भी हवा अच्छी होती है और गर्मी में धूल भरी आंधियां चलती हैं। बाबर लिखता है कि बाबर शिवालिक श्रेणी को बाबर ने हिमालय समझ लिया था। उसने सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज नदियों का उल्लेख किया है। उसने चंबल, बेतवा, सोन नदियाँ आदि के बारे में भी बतलाया है। बाबर ने अरावली पर्वत के बारे में भी लिखा है। वह लिखता है कि विशाल पैमाने पर भारत में खेती होती थी, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती थी, क्योंकि सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती थी। बाबर ने हिंदुस्तान के जल को अशुद्ध बताया और अपने अनुयायियों को ऐसा पानी पीने से मना किया, क्योंकि खेत की नालियों में बहने वाला पानी में गोबर और पशुओं के मूत्र मिल जाते थे। बाबर ने कुछ बाग देखे यहाँ पर और उन बागों की प्रशंसा की है। वनों में पाए जाने वाले पशुओं की चर्चा की है, हाथी की आदतों के बारे में बताया है, जल जंतुओं में घड़ियाल, मेंढक, मछली आदि का उल्लेख किया है। उसने केले, बेर, इमली, जामुन, नारियल, खिरनी, आम आदि का विवरण भी प्रस्तुत किया है। बाबर के अनुसार यहाँ के नागरिक ना तो सुंदर थे, ना ही सामाजिक व्यवहार में कुशल थे। उनमें प्रतिभा की कमी थी, शिष्ट और उदार नहीं थे, बाजारों में अच्छा भोजन नहीं मिलता था। परंतु बाबर ने राजपूतों के शौर्य और साहस की काफ़ी प्रशंसा की है। बाबर हिंदुस्तान में लिखता है कि हिंदुस्तान में अधिकतर हिंदू रहते हैं जो आत्मा के आवागमन में विश्वास करते हैं। उसने गांवों का वर्णन किया है।
नगर निवासी गांव वासियों के रहन सहन के बारे में उसने बताया है। नगरों का विवरण दिया है, जैसे ग्वालियर, धौलपुर, सीकरी आदि के बारे में। उसने राजत्व सिद्धांत, विजित प्रदेशों की शासन व्यवस्था इत्यादि के बारे में भी हमें बतलाया है। बाबरनामा की रचना से हमें बाबर की साहित्यिक प्रतिभा का पता चलता है। कहीं कहीं बाबर ने इस ग्रंथ को लिखने में अतिशयोक्ति का भी सहारा लिया है। भारत के संबंध में उसके विचारों की अपरिपक्वता मुख्य रूप से उसके पास पर्याप्त समय का नहीं होना है। यदि बाबर अधिक समय तक जीवित रहता और अधिक समय तक यहाँ की जातियों के संपर्क में आया होता तो निसंदेह ही उसने काफ़ी कुछ अच्छा आलोचनात्मक लिखा होता। नेक्स्ट है हुमायूंनामा। हुमायूं की शासनकाल की घटनाओं का विवरण 2 ग्रंथों से प्राप्त होता है, गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा और जौहर का तज़किराते उल वकायात। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। उसने युद्ध अभियानों का संक्षिप्त वर्णन हुमायूंनामा में किया है। अंतःपुर की घटनाओं और हरम के जीवन पर उसने काफ़ी प्रभाव डाला है। अमीरों के जीवन, मिर्जाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी उसने लिखा है। उनके आमोद प्रमोदों का विवरण उसने प्रस्तुत किया है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं के भारत से पलायन और भारत से जाने के बाद हुमायूं के फारस में रहने का विवरण दिया है। हुमायूंनामा मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया, किंतु उसमें तुर्की शब्दों का मिश्रण भी पाया जाता है। हुमायूंनामा में कहीं कहीं तिथि क्रम दोषपूर्ण है। राजनीतिक घटनाओं का वर्णन सूक्ष्म है, किंतु हुमायूं के व्यक्तिगत गुणों, कमियों, अंतपुर की घटनाओं, हुमायूं के भारत से पलायन करने के उसके वापस लौटने तक की घटनाओं का विवरण इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट है तारीख-ए-शेरशाही। इसके रचनाकार हैं अब्बास खां शरवानी। अब्बास खां शरवानी फारसी में लिखा गया है और मूल रूप से इसमें 3 अध्याय हैं। इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश पर की गई, इसलिए शेरशाह के नाम का प्रयोग केवल 3 बार किया है। उसने समस्त ग्रंथ में शेरशाह के स्थान पर शेर खां के नाम का प्रयोग ही किया है। शरवानी ने जो कुछ लिखा है उसमें शरवानी का खुद का कहना है कि जो कुछ भी उसने लिखा है उसने इतिहास साहित्य में निपुण उन पठानों से सुना है जो कि शेर खां के राज्य के आरंभ से अंत तक उसके साथ रहे थे और विशेष सेवा के कारण उससे सम्मानित थे। अपनी रचना के अधिकतर भाग में संबंधित व्यक्तियों के वार्तालाप एवं प्रवचन उसने दिए हैं और ऐसे वार्तालापों और प्रवचन में लेखक द्वारा अपने स्वयं के विचारों को भी समाविष्ट किया गया है। अबुल फजल बदायूनी ने अब्बास शरवानी के इतिहास की घटनाओं को मोड़ देकर ना लिखा होता तो काफ़ी मात्रा में शेरशाह के समय की ऐतिहासिक घटनाएं हमारे सामने नहीं आती। इससे स्पष्ट है अबुल फजल ने शरवानी के ग्रंथ का अधिक उपयोग नहीं किया है, परंतु फिर भी शरवानी के ग्रंथ की उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकबरनामा। इसके रचयिता हैं अबुल फजल, फारसी में लिखा गया है। ये अपनी मृत्यु तक इसके केवल 3 भाग ही लिख पाया था और इसमें आदम से लेकर आरंभ के 17 वर्ष तक, फिर अकबर के 17वें वर्ष के मध्य से 46वें वर्ष तक और इसके बाद 1605 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन मुहिब खान ने लिखा है।
अकबरनामा का दूसरा भाग है आईने अकबरी। आईने अकबरी को 5 भागों में विभक्त किया है: साहित्यिक साधन, सैनिक व्यवस्था, सरकारी अधिकारी और राजस्व व्यवस्था, हिंदुओं की विभिन्न धारणाएं, अकबर की सूक्तियां और स्वयं का परिचय इस ग्रंथ में उल्लेखित है। मोटे रूप से युद्धों से संबंधित जानकारी भी इसमें मिलती है। कुछ प्रदेशों का इतिहास भी हमें इसमें मिलता है। दर्शन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, अन्य विषयों पर हिंदुओं की धारणाएं इत्यादि का विवेचन भी अबुल फजल ने इस पुस्तक में किया है। इतिहास के प्रति उसके दृष्टिकोण का भी हमें इसमें पता चलता है। इसमें हमें कुछ कमियां दिखलाई पड़ती हैं। अकबर द्वारा जागीरों को खालसा भूमि में परिवर्तन करने की व्यवस्था की असफलता के बारे में उसने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। अकबर और उसके कार्यों का प्रशंसक होने के कारण अबुल फजल ने कुछ तथ्यों और तर्कों को छोड़ दिया है जो कि अकबर के अगेंस्ट में थे। अतः यह पुस्तक उसका एक पहलू ही प्रदर्शित करती है, परंतु फिर भी इस ग्रंथ का महत्व कम नहीं होता है। नेक्स्ट है मुंतखब उत तबारिक। इसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। इस ग्रंथ में बदायूनी ने सुबुक्तगीन से हुमायूं तक की मृत्यु के समय, नेक्स्ट अकबर के शासनकाल के आरंभ से 1696-97 तक, और फिर समकालीन कवियों, हाकिमों, सूफियों आदि की संक्षिप्त जीवनियों का विवरण इस पुस्तक में बदायूनी ने दिया है। बदायूनी ने घटनाओं का पृथक पृथक विवरण प्रस्तुत किया है। उसके पारस्परिक संबंधों को निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐतिहासिक घटनाओं में संबद्धता स्थापित नहीं करता है बदायूनी। उसमें शरह के प्रति स्पष्ट दुर्बलता का आभास पाने पर भी हम उसे एक ऐसे इतिहासकार के रूप में देखते हैं जो जीवन के अनेक कोणों को देखने की कोशिश करते हुए बिना साठगांठ और नकाब के लिखता है। यद्यपि वह इतिहास की धुंधली घटनाओं की तह में जाने का प्रयत्न नहीं करता, परंतु फिर भी उसकी रचना उसके युग को काफ़ी हद तक दर्शाने में सफल साबित हुई है। नेक्स्ट है जहांगीरनामा। जहांगीर की आत्मकथा है। फारसी में लिखी गई है ये पुस्तक और इसका अनुवाद इंग्लिश में एंडरसन ने किया है। इसके बाद डेविस प्राइस ने इसका दूसरा अनुवाद किया। भाषा सरल और सुबोध है। कहीं कहीं अलंकृत भाषा का भी प्रयोग है। कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग है। कहीं कहीं पर जहांगीर ने शेर भी लिखे हैं। उत्तर प्रत्युत्तर में भी उसने वार्तालाप के रूप में भी कहीं कहीं लिखा है। इसमें जहांगीर ने अपने अभियानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। साम्राज्य के प्रमुख अमीरों की पदोन्नति, विभिन्न अभियानों पर उनकी नियुक्ति, हलचलों इत्यादि का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। उसने नूरजहाँ के साथ विवाह, खुसरो परवेज शहरयार का विवाह इत्यादि का विवरण किया है। अपने दरबार में मनाए जाने वाले उत्सवों का विवरण, हिंदुस्तान में रहने वाली प्रजातियों के खान पान, वस्त्र, रहन सहन इत्यादि का विवरण भी इस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। जहांगीर ने जहांगीरनामा में अनेक स्थलों पर स्वयं को बाबर और अकबर से ऊंचा दिखाने का प्रयास किया है। ऐसे स्थानों पर वह कभी कभी उपहास का पात्र बन जाता है, लेकिन इस दोष के होने के बावजूद भी यह मानना पड़ेगा कि दरबारी इतिहासकारों की चापलूपी
चापलूसी और प्रशंसा से प्रेरित इतिहासों के स्तर का इसमें अभाव है। कुछ अपवादों को छोड़कर जहाँ जहांगीर ने अपने दोषों का वर्णन नहीं किया, यह ग्रंथ विश्वसनीय है। इससे न केवल जहांगीर के काल की राजनीतिक गतिविधियों बल्कि उस समय की सांस्कृतिक हलचलों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। थैंक यू वेरी मच।